हम कमज़ोर नहीं हैं और हम किसी भी व्यक्ति को अब इस देश में एक और रोहित वेमुला तैयार नहीं करने देंगे, मरने नहीं देंगे। हम एक और एकलव्य नहीं होने देंगे, हम एक और पायल तड़वी नहीं होने देंगे। कोई दर्शन सोलंकी नहीं होगा, कोई अनिकेत नहीं होगा। अब जो भी छात्र होंगे वो ना अपना अंगूठा कटवाएंगे, ना अपना एकेडमिक हत्या करवाएंगे। वो लड़ाई लड़ेंगे समता के लिए, और समता की लड़ाई बहुत मजबूत लड़ाई होती है। कि ये समता और अधिकारों की लड़ाई है, और जिन चीज़ों से हमें सदियों से दलित समाज को, हमारे पिछड़े समाज को पीछे रखा गया, वंचित रखा गया, संसाधनों से वंचित रखा गया, अधिकारों से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, बराबरी और रिप्रेजेंटेशन से वंचित रखा गया। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें जो अधिकार दिलाया संविधान के ज़रिए, वो संविधान के ज़रिए हमारे इस मुल्क में एक समरसता के अधिकार को उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जो हमारा स्थान है ये केवल संविधान की वजह से है। और इस तरह के रेगुलेशंस की ज़रूरत इसलिए है कि जिस समाज ने, जहाँ पर हमारे को वंचित रखा गया था संसाधनों से, जहाँ पानी पर हमारा हक नहीं था, ज़मीन पर हमारा हक नहीं था, वहाँ केवल शिक्षा से हम उस हक को प्राप्त कर सकते हैं, समाज में बराबरी को। और यदि हमें इन विश्वविद्यालयों में, जहाँ पर हम पढ़ने आए हैं, जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स, मैं खुद शिक्षा विभाग में पढ़ाती हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहाँ हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, वहाँ जब उनके साथ इस तरह के का भेदभाव होता है जो जातिगत है और समाज की विसंगतियों से द्वारा प्रभावित है, वहाँ पर उन्हें उस शिक्षा से वंचित करने का एक और रास्ता जो है वो एक ये इस तरह का अपनाते हैं कि हमारे लोग, हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएं और उन स्थानों को प्राप्त ना कर सके। जैसे हमारे अभी साथी ने बताया कि विश्वविद्यालयों में किस तरह से पद खाली हैं, उन पे एनएफएस होता है, वाइस चांसलर्स नहीं है, जुडिशरी में हमारे लोग नहीं है, मीडिया में हमारे लोग नहीं हैं। तो यदि हमारी रिप्रेजेंटेशन की बात है वो केवल रिजर्वेशन से पूरी नहीं होगी। जब हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं और जो एग्जिट करते हैं, उसके बीच जो प्रोसीजर है जहाँ पर उनके साथ भेदभाव होके पायल तड़वी और रोहित वेमुला जैसे स्टूडेंट्स को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया जाता है, उसका निदान एक अच्छी रेगुलेशन से हो सकता है, एक अच्छी लेजिस्लेशन से हो सकता है। तो इसमें जातिगत भेदभाव के साथ इन बातों का ध्यान रखा जाए कि जो भेदभाव करते हैं उन्हें सज़ा क्या मिलेगी, और वो कौन से भेदभाव होंगे जिन्हें हम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हम जिसको इन गाइडलाइंस में इंक्लूड करेंगे, ताकि ऐसे भेदभावों से हमारे बच्चे उस शिक्षा से वंचित ना हो जाएं जिससे उन्हें समरसता का, एकता का और आगे बढ़ने का अधिकार मिलता है। लेकिन थोड़ा कैंसर और डेटा साइंस पे काम करके इतना तो समझ में आया है कि जो जातिगत भेदभाव पर हम बोल रहे हैं, यह भी किसी कैंसर से कम नहीं है। ये डेंजरस है। ये फिर भी रियल लाइफ में जो कैंसर होता है ह्यूमन को, उसके लिए हम क्योर की उसका इजाद करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। लेकिन यह जो कैंसर है इसको लोग बनाए रखना चाहते हैं, इस कैंसर को लोग ख़त्म ही नहीं करना चाहते हैं। और रिसेंट में मैं अभी कुछ डेटा से गो थ्रू कर रही थी तो पता चला कि आईटीज़ हो, आईएम्स हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, उसमें जब आप ओबीसी एससी एसटी का फैकल्टी पोजीशन देखेंगे तो आपको कहीं पर 5.5, कहीं पे उससे भी कम, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जो संवैधानिक अपेक्षाकृत जो पोस्ट होना चाहिए मिनिमम 27% ओबीसी के लिए और एससी के लिए 15 और 7.5% एसटी के लिए, वो कहीं भी रिप्रेजेंटेशन वो नहीं दिखाई देता है। और ये रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें कई सारे पहलू आते हैं, जिसमें एनएफएस एक मुद्दा, ये एक बहुत खोजी है ना, इजाद किया हुआ एक डिस्कवरी है एनएफएस, जिसमें आपको एनएफएस कर दिया जाएगा और एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का नाम दे दिया जाएगा कि नॉन फाउंड सुटेबल। अरे भैया, किस आधार पे आप एनएफएस करते हो? आप उस स्कोर को क्या आप ऑडिट करवा सकते हो? उसको आप लाइव रिकॉर्ड करवा सकते हो? आप प्रूव कर सकते हो कि जिसका आप इंटरव्यू लिए हो, जिसका एनएफएस किए हो, वो सच पे एनएफएस होने लायक है? ये तमाम पहलू हैं। और ये जो आईटीज वगैरह से डेटा मांगा गया था आरटीआई के आधार पर, पता उनसे पूछा गया था 3 सवाल। पहला कि जो आवंटित सीटें हैं कैटेगरी वाइज, वो आवंटित सीटें कितना जनरल ओबीसी एससी एसटी की हैं? सबने कहा क्योंकि हमारे यहाँ फ्लेक्सी कैडर सिस्टम है। बहुत अच्छा टर्म है फ्लेक्सी कैडर सिस्टम, फ्लेक्सिबल कैडर सिस्टम, मतलब जितना स्टूडेंट आएंगे उतना प्रोफेसर उसी हिसाब से अनुपात में 1:10 के रेशियो में होगा। ये फ्लेक्सी कैडर सिस्टम के जब ओपेक्सिटी ये लाते हैं, जब ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते हैं, तो एवरी ओपेक्सिटी ना वाइडन्स द गैप ऑफ इनइक्वालिटी। अगर आप ओपेक्सिटी रखेंगे तो आप छुपाना चाहते हैं कि रोस्टर का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, आरक्षण का सही से आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही जब पूछा गया कि वैकेंट सीटें कितनी हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोला कि हमारे पास वैकेंट सीटों का कोई ऐसा डेटा नहीं है। तो यहाँ पर खेल होता है कि सीटें वैकेंट रखकर जो आप बैकलॉग करते हो और उस बैकलॉग के आधार पर आप उसको बाद में जनरल में कन्वर्ट करते हो। और ये तमाम तरीके हैं यह भेदभाव के, जो एक हम चाहे फ्लेक्सी कैडर सिस्टम की बात करें, एनएफएस की बात करें, चाहे हम जातिगत सूचक गालियों की बात करें, चाहे प्रमोशन,
की बात करें, प्रमोशन में जैसे रोका जाता है, हम मानते हैं कि हर एक ये जो पहलू है वो भेदभाव का एक तरीका है, और इसको मैं मानती हूँ कि साइलेंट एक्सक्लूजन है। वो आपको कह के नहीं हटाएंगे, आपसे लड़के नहीं हटाएंगे, वो साइलेंट एक्सक्लूजन करते हैं। और साइलेंट एक्सक्लूजन जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, और उसी की वजह से आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी भले ओबीसी आरक्षण लागू हुए 30 ही साल हुए हों, आज भी मिनिमम 27% जो है ओबीसी के फैकल्टीज, एससी के फैकल्टीज आपको नहीं मिलेंगे। ये साइलेंट एक्सक्लूजन पर खुल के बात करना पड़ेगा। ये क्यों ढकना चाहते हैं, तो आगे की बात हमारे प्रोमिनेंट स्पीकर करेंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि ये लड़ाई जो मेरिटधारी और इस तरह से करते हैं, ये लड़ाई डेटा के आधार पर भी अब होना चाहिए। असलियत उनके सामने दिखाना चाहिए। भाई मेरिट ठीक है, आप चिल्लाओ, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो ये साइलेंट एक्सक्लूजन है ना, इसको आप रोको अब। और उसीलिए यूजीसी ये सब नहीं रोक सकता था जो नई गाइडलाइन आई, इसीलिए हमें लगता है कि यूजीसी इक्विटी जो गाइडलाइन आई उसको और भी मजबूत करने की जरूरत है। हमारे जो खास तौर पर वंचित तबके के लोग हैं उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्पेसेस से अगर वो बाहर हो गए तो जो पिछले अगर मैं कहूँ सिर्फ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान लिखने से लेकर के मंडल कमीशन तक की लड़ाई, काका कालेलकर की रिपोर्ट की लड़ाई, पूरी वो लड़ाई जिसमें हम समता, बंधुता, इक्वालिटी, इक्विटी की बात करते थे, जिसकी लड़ाई लड़ते थे, वो कमज़ोर हो जाएगी। उसको मजबूत करने के लिए हमको इस आंदोलन का हिस्सा मजबूती से होना होगा, क्योंकि हर जगह जो खास तौर पर कुछ लोग हैं वो स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं, प्रिविलेजेस का स्टेटस को। एक तरफ वो स्टेटस को है, एक तरफ समानत्व है, तो समानत्व की लड़ाई को और धार मिले, मजबूती मिले, इसे सभी लोगों को, खास तौर पर स्टूडेंट्स को इकट्ठा होना होगा, और जो सड़कें सुनी हैं उनको पूरा भरना होगा, और वहाँ से आह्वान देना होगा कि हम कमज़ोर नहीं हैं, और हम किसी भी व्यक्ति को अब इस देश में एक और रोहित वेमुला तैयार नहीं करने देंगे, मरने नहीं देंगे। हम एक और एकलव्य नहीं होने देंगे, हम एक और पायल तड़वी नहीं होने देंगे, कोई दर्शन सोलंकी नहीं होगा, कोई अनिकेत नहीं होगा। अब जो भी छात्र होंगे वो ना अपना अंगूठा कटवाएंगे, ना अपना अकेडमिक हत्या करवाएंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे समता के लिए। और समता की लड़ाई बहुत मजबूत लड़ाई होती है, क्योंकि वो प्रेम से लड़ी जाती है, सम्मान से लड़ी जाती है, और हम किसी से नफरत से नहीं, मोहब्बत से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। और अधिकारों की लड़ाई लड़ना हमारे जितने एंसेस्टर्स हैं, महानायक हैं, महानायिकाएं हैं, उन्होंने सिखाया है। तो उनको मजबूत करते हुए, उनको स्मृतियों में नमन करते हुए, याद करते हुए इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे, और यूजीसी में खासतौर पर जो कमियां भी हैं उनको स्ट्रॉन्ग करवाएंगे, और देश भर में जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं हम उसमें रोहित एक्ट लागू करवाएंगे, क्योंकि जातिगत भेदभाव कोई सिविल एक्ट नहीं है, वो क्रिमिनल है, और उसको हर जगह में क्रिमिनल बनवाना होगा, ताकि कहीं भी कोई भी व्यक्ति जातिगत भेदभाव करने से पहले एक बार अगर किसी की तस्वीर अपने जहन में लाए तो बाबा साहब की लाए, और ठहराए कि चाह करके भी वो किसी को एकलव्य ना बना पाए।